Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with Introduction to Partnership Accounts. Last class जो concepts अपने discuss किए थे with regards to Profit and Loss Appropriation Account, उस पर आज अपने एक एक करके illustrations को solve करेंगे. Starting today's class with illustration 1. ठीक है. A and B start business on 1st January 2022 with capitals of rupees 30,000. So A's capital is rupees 30,000 and B's capital is rupees 20,000. According to the partnership deed, so there is a deed between A and B, partnership deed. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month. So partners salary के लिए what is the entry that is passed? बोलो. Profit and loss appropriation account debit to B's capital. ठीक है. Profit and loss appropriation account debit to B's capital. Amount क्या होगा? 500 into 12. How much? 6,000. And interest is to be allowed. Interest is to be allowed on capitals at 6% per annum. So interest on A's capital. A के capital पर interest बताओ. 30,000 into 6% is 1,800. And B's capital per interest on capital is 20,000 into 6% is 1,200. तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital. A's capital 1,800 to B's capital 1,200. So profit and loss appropriation account debit 3,000 with the amount of total interest on capital. Profit and loss appropriation account debit 3,000 to A's capital 1,800 to B's capital 1,200. The remaining profits मतलब B को पार्टनर्स सैलरी देने के बाद after providing partners salary to B, after providing interest on capital to A and B, the balance remaining profits are to be distributed amongst the partners in the ratio of 5:3. यानी दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR is 5:3. During 2022, the firm earned a profit. Current year is 2022. The firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital, यानी पार्टनर्स सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले द प्रॉफिट वाज प्रॉफिट अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000. यानी 25,000 वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ब्रॉट डाउन हुआ है इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो 25,000 इज द नेट प्रॉफिट which is brought down from profit and loss account. So 25,000 is the amount of net profit before charging salary to B and interest on capital. ठीक है. यानी ये 25,000 का ट्रीटमेंट क्या हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. इसको क्रेडिट साइड में अपने लिखे होंगे बाय नेट प्रॉफिट B by D 25,000. ओके.
ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू ₹8,000, तो ये ए का ड्रॉइंग्स है, एंड बी विथड्रू ₹10,000, ये बी का ड्रॉइंग्स है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. ओके, सो दीज आर ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी. अच्छा, ड्रॉइंग्स का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता? आंसर इज नो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. ड्रॉइंग्स का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है. सो ड्रॉइंग्स का इफेक्ट कहां पर आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए वैसे क्या एंट्री पास होता है? बोलो, क्या एंट्री पास होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर है? बट इन दिस सम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट इज नॉट गिवन. ठीक है, सो वी शैल नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है, सो देर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए नॉट रेलेवेंट है, इसका कोई काम इस क्वेश्चन में नहीं है. गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिविजन ऑफ प्रॉफिट. तो क्या क्या एंट्रीज है? पहले, बीज सैलरी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 6,000. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 1,800 to B's capital 1,200. And what is the amount of remaining profit after charging salary of 6,000 and interest and capital of rupees 3,000? What is the amount of remaining profit? Remaining profit, bolo beta. Remaining profit is equal to 25,000 minus 6,000 minus 3,000 is equal to rupees 16,000. So 16,000 is the balance remaining profit after charging B's salary and interest on capital. So ये जो remaining profit है ये A और B के बीच में distribute करेंगे in the ratio 5:3. So what is A's share? A's share is 16,000 into, correct. A's share is equal to 16,000 into 5/8, which is coming to rupees 10,000. And B's share is equal to 16,000 into 3/8 is equal to rupees 6,000. Okay. So ये share of profit के लिए what is the entry? Share of profit के लिए entry is profit and loss appropriation account debit 16,000 to A's capital 10,000 to B's capital 6,000. Okay, clear? देखो, so year end में 31st December 2022 we prepare profit and loss appropriation account. So what are the entries that we pass? For B's salary, profit and loss appropriation account debit 6,000 to B's capital 6,000. For interest on capital, profit and loss appropriation account debit 3,000 to A's capital 1,800 to B's capital 1,200. In the exam अपने को कैलकुलेशन ब्रैकेट्स में शो करना है. सैलरी के केस में 500 into 12, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के केस में 30,000 into 6% एंड बी के केस में
20,000 into 6%. Clear? Then for the remaining balance profit, कैसे आएगा? 25,000 is the amount of net profit which is brought down from profit and loss account. वहां से अपने इन B is a salary 6,000 minus interest on capital, total interest on capital 3,000 minus करके we get remaining balance profit 16,000. तो ये इसके साथ ब्रैकेट्स में दिखाना है, जिसमें से A's share is 16,000 into 3/5 and B, sorry, 5/8 ना. A's share is 16,000 into 5/8 and B's share is 16,000 into 3/8. क्लियर? ये अपने को करके दिखाना. Next, illustration 2. Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio. So no, when there is no agreement in respect of profit sharing ratio, the profit sharing ratio between all the partners are correct. 1:1:1. So profits are shared equally. There are 3 partners. So profit sharing ratio between these 3 partners is 1:1:1. So they have no agreement in respect of interest on capital. So when there is no agreement, no partnership deed is silent in respect of interest on capital. So interest on capital shall not be provided. What about interest on loan advanced by partners? When there is no agreement, interest on loan advanced by partners means given by partners. So interest on loan shall be provided at the rate of 6% per annum. ये कौन अलाउ करता है? पार्टनरशिप एक्ट अलाउ करता है. सो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? सो व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, then interest on loan given by partners shall be allowed provided at the rate of 6% per annum. Remuneration payable to partners means salaries payable to partner. So when there is no agreement in respect of remuneration payable to partners, there will be no remuneration. ठीक है? There will be no remuneration. समझ में आया ना? In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. So जब profits distribute हो रहे थे, तो सारे partners ने क्या-क्या claim किया? Ram, who has contributed maximum capital. राम ने सबसे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया. Therefore, he demands interest on capital at the rate of 10% per annum and share of profit in the capital ratio. तो राम जिसने सबसे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उसका क्या क्लेम है? वो क्या डिमांड करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम उसको चाहिए. एंड साथ में वो ये चाहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो. बट रहीम एंड करीम डू नॉट अग्री. तो क्या राम का क्लेम करेक्ट है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अग्रीमेंट in respect of profit sharing ratio. There is no agreement in respect of interest on capital. So when there is no agreement in respect of profit sharing ratio, the profits are distributed equally. There are 3 partners, so profit sharing ratio will be 1:1:1. And when there is no agreement in respect of interest on capital,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी प्रोवाइडेड. सो राम का क्लेम इज नॉट करेक्ट. ठीक है. रोमन 2, रहीम हैज डिवोटेड. रहीम का क्या क्लेम है? रहीम ये बोलता है रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड देयरफॉर ही डिमांड्स सैलरी. क्योंकि वो पूरा टाइम बिजनेस को चलाने में दिया है तो उसको सैलरी चाहिए एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ. तो रहीम का क्या क्लेम है कि उसको सैलरी चाहिए एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ क्योंकि उसने पूरा टाइम पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने में दिया है. बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री. सो क्या रहीम का क्लेम सही है या गलत? सिंस देयर इज नो अग्रीमेंट in respect of remuneration payable to partners, so remuneration shall not be paid to any partner irrespective whether partner has devoted full time for running the business. So Rahim ka claim bhi incorrect hai. Then Kareem demands interest on loan of ₹2,000. यानी करीम ने लोन दिया कितना? 2,000 का लोन दिया. एडवांस पे हिम at the market rate of interest which is 12% per annum. यानी करीम ने पार्टनरशिप बिजनेस को जो 2,000 का लोन दिया है उस पर करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर annum. बोलो क्या करीम का क्लेम करेक्ट है? आंसर इज नो. सिंस देयर इज नो अग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स. सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. करीम कितना क्लेम करता है? 12% पर एनम. तो वो इनकरेक्ट है. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम शैल बी अलाउड ऑन लोन गिवन बाय करीम टू द बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस. ठीक है. So interest on loan will be 6%. How shall you settle the dispute? तो कैसे डिस्प्यूट सेटल करना वो हमने डिस्कस कर लिया. एग्जाम में क्या करना है इसको आपको लैंग्वेज में लिख कर देना है. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू एनी पार्टनर देयरफॉर राम इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नो रेम्युनरेशन इज पेबल टू एनी पार्टनर देयरफॉर रहीम इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी. Since interest on loan payable to a partner is not an appropriation of profit, it is a charge against profit. इस केस में आपको एक पॉइंट और ऐड करना है. इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम शैल बी प्रोवाइडेड. बट है ना क्लियर? 6% per annum shall be provided and then the profit should be distributed equally, so the ratio is 1:1:1. Starting with one introduction line you have to mention, since there is no partnership deed, the provisions of the Indian Partnership Act shall be applied for settling the dispute, जैसा हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था. राइट. एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% of the divisible profit to reserve. After transferring 10% of the divisible profit to reserve, यानी reserve में what is the amount, percentage of profit that is to be transferred is 10%. ये फ्यूचर के लिए अपने रिजर्व में ट्रांसफर करके रखते हैं. ओके. सो रिजर्व में 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड. नेट प्रॉफिट बिफोर taking into account any of the above claims amounted to ₹45,000 at the end of the first year of their business. यानी ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? विच इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? तो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना, ये जो 45,000 का अमाउंट है, इज दिस द करेक्ट नेट प्रॉफिट?
which has been brought down from the profit and loss account, or do we need to make some adjustments to find out the correct net profit? So क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या 45,000 का नेट प्रॉफिट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है तो क्या एडजस्टमेंट्स करने से ये करेक्ट हो जाएगा? बोलो क्या लिखा हुआ इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, यानी ऊपर में रोमन 1 2 3 में जो क्लेम किया है तीनों पार्टनर्स ने, ठीक है, उससे पहले 45,000 का नेट प्रॉफिट आया था। मतलब क्लेम को कंसिडर करने से पहले 45,000 का नेट प्रॉफिट आया था, यानी ये 45,000 का जो नेट प्रॉफिट है, बोलो ये करेक्ट है? It is the is it the correct net profit which is brought down from the profit and loss account, or do we need to make some adjustments to find out the correct net profit? What is that? No. Interest on loan. अब guess what किया? Interest on loan, because interest on loan is a charge against profit. Interest on loan is an expense which is to be debited to profit and loss account. So जो net profit अपने brought down करते हैं, that is after charging interest on loan. But ये जो 45,000 है, this 45,000 is net profit before taking into account any of the above claims. Any of the above claims में ये वाला claim भी आ जाता है, जिसमें करीम claims interest on loan at the rate of 12% per annum. So interest on loan provide करने से पहले, charge करने से पहले ये 45,000 का net profit आया है। Interest on loan एक expense है, it is a charge against profit। तो इस 45,000 में से सबसे पहले अपने इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे। माइनस करके जो अमाउंट आएगा, दैट इज द नेट प्रॉफिट विच इज टू बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ, लोन का अमाउंट इज 2,000, इंटरेस्ट रेट इज 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन इज रुपीज 120, इंटरेस्ट ऑन लोन इज रुपीज हाउ मच, 120, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, 45,000 माइनस 120, इट इज कमिंग टू हाउ मच, बोलो 44,880 is the amount of net profit, correct net profit, which is to be brought down from profit and loss account to profit and loss appropriation account। यानी जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट वी ब्रॉट डाउन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट होगा, 44,880 रुपीज। क्लियर है? ये सोनू, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? हाँ, यस। सो दिस इज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज ब्रॉट डाउन, विच इज टू बी ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। क्या किसी भी पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा? नहीं, ठीक है। सो ये जो 44,880 रुपीज है, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। यानी अगर मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होता, सपोज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड बिकॉज देयर वाज एन अग्रीमेंट, सपोज इफ पार्टनर्स सैलरी वाज टू बी प्रोवाइडेड बिकॉज देयर वाज एन अग्रीमेंट, सपोज पार्टनर्स सैलरी होता,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, बिकॉज देयर वाज एन अग्रीमेंट, ठीक है, देन इन दैट केस डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस। तो ये जो नेट प्रॉफिट 44,880 है, इसमें से अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते, पार्टनर्स सैलरी को माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड करते, पार्टनर्स कमीशन को माइनस करते, करके जो अमाउंट आता है दैट वाज अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डिविजिबल प्रॉफिट? इट इज अ profit balance, remaining profit after making all the appropriations. So it is a balance remaining profit जिसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे in the profit sharing ratio, divisible profit. So what is divisible profit? Divisible profit is the amount of profit which is to be divided between the partners in the profit sharing ratio. How is divisible profit calculated? Divisible profit is calculated after making all the appropriations. यानी जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ब्रॉट डाउन किया, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं, पार्टनर्स सैलरी माइनस करते हैं, पार्टनर्स कमीशन माइनस करते हैं, पार्टनर्स रेम्युनरेशन बोनस जो भी है माइनस करते हैं, एनी अप्रोप्रिएशन जो भी है उसको माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं, करके जो अमाउंट आता है वी गेट द बैलेंस रिमेनिंग प्रॉफिट व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, करेक्ट? सो दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन व्हाट रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। बट इस सम के केस में देयर इज नो पार्टनर्स सैलरी, देयर इज नो पार्टनर्स, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज देयर इज नो अग्रीमेंट, there is no agreement, so there is no interest in capital, there is no partners salary। यानी ये जो 44,880 रुपीज है that itself is the divisible profit, जिसका 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो 44,880 रुपीज का 10% इज हाउ मच? 4488, ये अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। So what will be the entry for transferring profit and loss appropriation account debit to general reserve account? Okay, कितना? 4488। इसका कैलकुलेशन अपने को शो करना है, ठीक है। नाउ द remaining profit is 44,880 minus 4488 is coming to how much? 40,392। 40,392 आ रहा है। 44,880 minus 4,488 is coming to 40,392। इसको हम तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली because there is no agreement, so 1:1:1। so who are the partners? Ram, Rahim and Karim। तो हाँ बोलो। सो टू पार्टनर्स कैपिटल करके आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल डैश देके राम, सिंपली बाई 3 करो ना, राम रहीम एंड करीम बाई 3 कर दो। 13464, सो 13464। सो ये तीनों पार्टनर्स का शेयर है, क्लियर, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे यानी क्रेडिट करेंगे, क्लियर। सो वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हमने बना लिया है। एक बार इसका फाइनल ड्राफ्ट को देखो,
दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया है, एंड द करेक्ट नेट प्रॉफिट इज 45,000 minus 120, which is coming to 44,880 rupees, because ये 45,000 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस नहीं हुआ था। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? 45,000, ये रहा, the net profit before taking into account any of the above claims amounted to rupees 45,000. above claims में रहीम का क्लेम इज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो वो तो नहीं दिया गया है, अभी तक अलाउ नहीं किया गया है, तो उसको करना पड़ेगा, बट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, सो लोन अमाउंट इज 2000, 2000 पर 6% इज 120, 120 माइनस करने के बाद द फाइनल नेट प्रॉफिट which is to be brought down in profit and loss appropriation account is 44,880, and then यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि एज सच देयर इज नो फर्दर अप्रोप्रिएशंस, तो इसी का 10% इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विच इज कमिंग टू 4,488 टू जनरल रिजर्व, एंड द बैलेंस remaining profit 44,880 minus 4,480, it is coming to 40,392, जिसको हम तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। So simply by 3 करके we are getting 13,464। क्लियर है? ठीक है, so done with illustration 2। now coming to illustration 3, the next illustration, आ जाओ। इसमें क्या करना है अपने को? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिस्कस करते हैं। A and B start business on 1st January 2022 with capitals of rupees 30,000 and 20,000, yani A's capital is 30,000, B's capital is 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month. Tell me, इसके लिए entry will be profit and loss appropriation account debit to B is capital, amount is 6,000, and interest is to be allowed on opening capitals at 6% per annum. अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1, राइट? अच्छा, सेम एज इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में क्या था कि सेम क्वेश्चन के लिए हमने जर्नल एंट्रीज पास किया था। अभी यही इलस्ट्रेशन 1 का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 में है, बट इलस्ट्रेशन 3 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन का डेटा इज एग्जैक्टली द सेम, तो इसको हम एक बार होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? इसका जनरेटरीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इन इलस्ट्रेशन 1। ओके, राइट। नाउ इलस्ट्रेशन 4 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 4 में again the same question as illustration 1 and also illustration 3. Illustration 4 is the same question, right? But illustration 4 में what is the requirement? We are asked to prepare capital accounts of partners A and B. ठीक है, तो very easy to understand. पार्टनर्स ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, अच्छा एग्जाम में अपने क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉलम दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही तो प्रिपेयर करेंगे, उसमें दो कॉलम डाल देंगे, वन फॉर ए द अदर फॉर बी।
सो जितने पार्टनर्स है अमाउंट के उतने कॉलम होंगे, बोथ ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बनाएंगे एग्जाम में, बट जितने पार्टनर्स है अमाउंट के उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। दो पार्टनर्स है अमाउंट के लिए दो कॉलम, बोथ ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, ओके। सो A and B start business on 1st January 2022 with capitals of rupees 30,000 and 20,000. तो इसके लिए what is the entry that is passed? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू A's capital 30,000 to B's capital 20,000. सो इसका पोस्टिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड में होगा? ऑन द क्रेडिट साइड बाई बैंक अकाउंट। ए के कॉलम में 30,000, बी के कॉलम में 20,000. Then according to partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month, यानी 6,000 का टोटल सैलरी फॉर द ईयर है। इसके लिए एंट्री क्या पास होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। बी के कॉलम में हाउ मच? 6,000। क्लियर है? Interest is to be allowed on opening capitals as 6% per annum. So interest on capital के लिए what is the entry? Profit and loss appropriation account debit 3,000 to A's capital 1,800 to B's capital 1,200. तो इसका posting in partners capital account will be on the credit side. Credit side में कैसे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए के कॉलम में 1,800, बी के कॉलम में 1,200। क्लियर है? ओके। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। देन सो जो बैलेंस प्रॉफिट है वो पार्टनर ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 5:3। देन क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000. सो दिस इज द नेट प्रॉफिट which is brought down from profit and loss account. So this is before charging B's salary and interest on capital. B's salary is 6,000. Interest on capital total amount is 3,000. 1,800 plus 1,200 is 3,000. तो ये दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद बी से सैलरी 6,000 माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 माइनस करके व्हाट इज अमाउंट? 16,000. 16,000 इज द बैलेंस प्रॉफिट जिसको हम ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 5:3. दैट इज ए का शेयर इज 10,000, बी का शेयर इज 6,000. ये ऑलरेडी हमने इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 3 में डिस्कस कर लिए, राइट? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए व्हाट इज द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल 10,000 टू बी's कैपिटल 6,000. तो इसका पोस्टिंग इन पार्टनर्स कैपिटल विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट शैल बी राइट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में यू कैन राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट. ए के कॉलम में 10,000, बी के कॉलम में 6,000. ओके, राइट? ड्यूरिंग द ईयर, यानी अपने ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जो अप्रोप्रिएशंस आया है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है. पीएल अप्रो के डेबिट साइड में जो अप्रोप्रिएशंस आया है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है. देन ड्यूरिंग द ईयर A withdrew rupees 8,000 and B withdrew rupees 10,000 for domestic purposes. So these are what? The drawings. And drawings के लिए entry is, the first entry is drawings account debit to cash and then capital account debit to drawings. या फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं? capital account debit to cash या to bank भी कर सकते हैं. ये चीज अपने फाइनल अकाउंट्स के केस में चैप्टर में सीखा था.
पहले ड्रॉइंग्स टू कैश, देन कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, और कैपिटल टू कैश भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। व्हाट आई रिकमेंड, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स करके लिखो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। बिकॉज जब ड्रॉइंग्स करते हैं, इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश, एंड देन जब इसको ईयर के एंड में ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करते हैं, देन द एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स, सो टू ड्रॉइंग्स, ए के कॉलम में डेबिट साइड में, ए के कॉलम में 8,000 एंड बी के कॉलम में 10,000। क्लियर है? एंड देन वी शैल ड्रॉ द बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। देखो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखकर यू हैव टू राइट डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू ड्रॉइंग्स। क्लियर? देन टू बैलेंस सी बाई डी। क्लियर है? अब जैसे इधर में देखो, बी के केस में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डैश देके सैलरी, बी के कॉलम में 6,000। तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा, डैश सैलरी, तो ए के कॉलम में डैश होगा बिकॉज ए को देयर इज नो सैलरी, एंड बी के कॉलम में राइट 6,000। देन नेक्स्ट, डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के कॉलम में हाउ मच, 1,800, एंड बी के कॉलम में 1,200। देन डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट करके भी लिख सकता है, ए के कॉलम में 10,000, बी के कॉलम में 6,000। क्लियर है? सो एक ही सम है इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में जो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 में इसका जर्नल एंट्रीज पूछा है। सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 में है, एग्जैक्टली सेम, जिसमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। एंड सेम क्वेश्चन इज इन इलस्ट्रेशन 4, जिसमें अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला। तो इट इज द सेम क्वेश्चन इन इलस्ट्रेशन 1, 3 एंड 4। इलस्ट्रेशन 1 में जर्नल एंट्रीज, 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। And illustration 2 is basically a general question जिसमें they wanted to test your knowledge as to कि if there is no partnership deed, then how is the appropriation made amongst the partners? In that case, partnership act shall be applied. ठीक है? अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन में अपने आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को समझते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऐसा है जो हमने इलस्ट्रेशन 4 में बनाया है, ऐसा है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। व्हाई द नेम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? बिकॉज एवरी ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें जो भी अप्रोप्रिएशन होगा, दैट विल बी पोस्टेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, बिकॉज हर साल अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ये सब प्रोवाइड करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये चार्ज करोगे, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसका इफेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोगे, because these are appropriations of profit, so it will be affected in the partners capital account. Yes or no? Clear?
सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल चेंज। हाँ, व्हाट? सो एज अ रिजल्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस विल चेंज बिकॉज एवरी अकाउंटिंग ईयर एंड में यू आर डूइंग दिस प्रोसेस। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल चेंज, दैट इज वाई फ्लक्चुएटिंग, दैट इज वाई फ्लक्चुएटिंग। सो जो कैपिटल अकाउंट अभी हमने बनाना सीखा है, दीज आर दे आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसको क्लोज कर दो। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल मींस इट शुड नॉट फ्लक्चुएट। फिक्स्ड कैपिटल मींस इट शुड नॉट फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या है? हर साल अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो हम लोग अप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं उसका इफेक्ट हम लोग कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उसी के कारण कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट को अगर मेरे को फिक्स्ड करना है, देन ये फ्लक्चुएशंस का रीजंस को हटाना पड़ेगा। मतलब जिस कारण से कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कर रहा है उसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे अगर मेरे को कैपिटल अकाउंट को फिक्स करना है तो। यानी कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल के केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो अप्रोप्रिएशंस है वो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होंगे। यानी फिक्स्ड कैपिटल के केस में हर साल ईयर के एंड में कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ये सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये डालने से कैपिटल अकाउंट हो जाएगा फ्लक्चुएट। तो कैपिटल अकाउंट को अगर फ्लक्चुएट नहीं करना है, तो कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएट नहीं करना है, यानी कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड रखना है, तो फिक्स रखने का एक ही रास्ता है कि हम इन सारे फ्लक्चुएशंस के रीजंस को कैपिटल अकाउंट में ना डालें। यानी कैपिटल अकाउंट को जब फिक्स्ड रखना है तो फिक्स्ड रखने के लिए क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं डालना है, पार्टनर्स सैलरी नहीं डालना है, कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं डालना है। अप्रोप्रिएशन के साथ साथ ड्रॉइंग्स को भी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। तो क्या डालना है? सबसे पहले तो सबसे पहले तो पार्टनर्स ने जिस अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया था, यानी व्हेन द पार्टनर ज्वाइंड द पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाटएवर कैपिटल द पार्टनर हैज ब्रॉट इनटू द बिजनेस, तो वो अमाउंट तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ही। एंड देन कभी कभी बीच बीच में पार्टनर्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो पार्टनर्स दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। ठीक है, जैसे 3-4 साल बाद पार्टनर ए हैज इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, बी हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, तो वो आएगा। तो ये तो 3-4 साल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज कब आया? व्हेन फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का मतलब है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। सो फिक्स्ड कैपिटल के केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनो। कैपिटल अकाउंट में एक तो आएगा when the partner joined the partnership business, whatever capital he has contributed, that will come in the partner's capital. So when the partner was admitted into the partnership firm, so whatever capital that partner has brought in into the business, that amount will come. And later on, after a few years, whenever any partner brings in further capital, that amount
also comes in partners capital account. Third point, whenever a partner is withdrawing capital is not drawings. Withdrawing capital का मतलब क्या? He is taking out his investment from the partnership business. He is reducing his stake in the partnership business. He is de-investing in the partnership from the partnership business. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स मींस रेगुलर बेसिस में जो पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकालते रहते हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए. सो दैट आर ड्रॉइंग्स. सो फैमिली एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का खर्चा को निकालने के लिए रेगुलर बेसिस में जो पार्टनर बिजनेस में से ड्रॉ करते रहते हैं, दैट आर ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स डिफरेंट होता है. व्हाट इज कैपिटल विड्रॉल? Capital withdrawn means taking out investment from the partnership business. Means it is permanent withdrawal of capital. When the partner wants to reduce his stake in the business, तो business में से basically अपना investment को जब उठाता है, तो partners capital account में क्या क्या आया? 3 चीज आया. सबसे पहले पार्टनर ने जब पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन किया तो उस समय जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया वो आएगा. देन लेटर ऑन जब वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो आएगा. एंड व्हेन ही परमानेंटली विड्रॉज, वेरी गुड, विड्रॉज कैपिटल, टेक्स आउट हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिजनेस, वो आता है. तो यही 3 चीज आता है. अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में और कोई भी आइटम का इफेक्ट नहीं आएगा. सो कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड. सो बट ये 2 चीज तो आया, बट ये 2 चीज का फ्रीक्वेंट बेसिस में हो सकता है? आंसर इज नो. फर्दर कैपिटल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. कैपिटल कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. ठीक है? सो इन जनरल, in this case the capital account is fixed. इसमें 2 ही इंस्टेंसेस में चेंज आ सकता है. when further capital is introduced, number 2 when capital is withdrawn. और ये दोनों changes are very less frequent, rare, exactly, very rare. rare तो नहीं बोल सकते, very less frequent. होता है, further capital introduce होता है, but not rare, less frequent. ठीक है? so that is why the capital is fixed. now the doubt is, सर अगर अपने कैपिटल अकाउंट में सारे अप्रोप्रिएशंस को नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशंस को डालने के कारण कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल ईयर के एंड में चेंज होगा, फ्लक्चुएट करेगा. बट अपने को तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को फिक्स्ड रखना है, चेंजेस अवॉइड करना है. देन द डाउट इज, ये जो सब अप्रोप्रिएशन है ये फिर जाएंगे किधर? अगर कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है, तो ये सारे अप्रोप्रिएशंस को आप डालोगे कहां पर? इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा विच इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. विच इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. देखो करेंट अकाउंट, अंडरस्टैंड द मीनिंग. करेंट अकाउंट शायद मैंने बैंक में भी सुना था. बैंक का करेंट अकाउंट मतलब क्या? वो चालू खाता. चालू खाता माने की रेगुलर बेसिस में वो बैलेंस चेंज होते रहते हैं. बिकॉज businesses generally open current account in the bank because there are frequent transactions. Frequent transactions will result in frequent changes in the balances, है ना? so ये जो appropriations है ये तो हर साल होने के हैं, तो इसीलिए ये जिस अकाउंट में डालेंगे अपने, उसका नाम रखा गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट. बिकॉज ये पार्टनर्स का फिर ये चालू खाता हो गया. यानी पार्टनर्स का बिजनेस में जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो जितने भी सारे अप्रोप्रिएशंस है ये सारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएंगे. इनफैक्ट ड्रॉइंग्स भी, बिकॉज ड्रॉइंग्स जो अपने कर रहे हैं वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, खर्चा को निकालने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो रेगुलर बेसिस में होगा.
तो वो तो करंट अकाउंट में आना चाहिए, ना कि कैपिटल अकाउंट में। सो ड्रॉइंग्स का भी पोस्टिंग करंट अकाउंट में होगा। क्लियर? सो करंट अकाउंट मेंटेन होगा। सो व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के केस में a separate account is open which is called partners current account। ठीक है, जिसमें सारे अप्रोप्रिएशंस पोस्ट होंगे, ड्राइंग्स पोस्ट होंगे। अपने को बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि पार्टनर का बिजनेस के साथ जो फ्रीक्वेंट रेगुलर ट्रांजैक्शंस है उन सबका पोस्टिंग करंट अकाउंट में हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। अब मेरे को बताना, सोचकर बताना, क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। सोचने से पहले एक चीज और सोचो, करंट अकाउंट इससे पहले हमने कहां सुना था? बैंकिंग के कंटेक्स्ट में। तो बैंकिंग के कंटेक्स्ट में जो बिजनेस एंटिटीज अपना बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, क्या उस करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर किया था ना? ठीक है। सो करंट अकाउंट कैन हैव ए नेगेटिव बैलेंस, बैंक में करंट अकाउंट कैन हैव ए नेगेटिव बैलेंस। सो in partnership accounts also, partners current account can have a negative balance, can have a negative balance। यानी नेगेटिव बैलेंस यानी partners current account have a negative balance। negative balance मतलब the closing balance will be on which side? Two side or by side? By side, by side, because positive balance होगा तो two side होगा closing balance, and negative balance होगा तो by side होगा। Negative balance का closing will be on the buy side, then opening will be on the टू साइड। और सोचो ना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस? अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस मींस अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, फिर और एक चीज बताओ, जैसे मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग वी क्लासिफाई अकाउंट्स इन 5 कैटेगरीज: कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। करेंट अकाउंट को आप किस में क्लासिफाई करोगे? एज कैपिटल अकाउंट, है ना? कैपिटल में क्लासिफाई करो, बिकॉज इट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नहीं, एसेट। बैंक्स में जो करेंट अकाउंट है, बैंक इज एन एसेट। बैंक्स में करेंट अकाउंट में अगर नेगेटिव बैलेंस है तो दैट विल बिकम अ लाइबिलिटी, बिकॉज it is in the nature of bank overdraft, and bank overdraft is a liability। but करेंट अकाउंट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अकाउंटिंग करने के लिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपने यूज करेंगे, वो कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे? एज कैपिटल। यानी कैपिटल अकाउंट के लिए जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, same rule shall be applied for partners current account, because what is the nature of current account? Capital। why? Because it is partners current account, partners current account। so capital account के लिए what is the rule? Increase credit, decrease debit। so partners current account के लिए it is the same rule, increase credit, decrease debit। तो अब बता पाओगे कि करंट अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस है इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है तो इट इज अ डेबिट बैलेंस, सेम एज कैपिटल। क्लियर? सो करंट अकाउंट कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस, बट कैन कैपिटल अकाउंट एवर हैव अ नेगेटिव बैलेंस? आंसर इज नो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव बैलेंस। तो मन में क्या डाउट आया?
क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस? यस, इट कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस, but fixed capital केस में capital account can never have a negative balance. Why? Because a partner cannot withdraw his investment more than the investment itself. So fixed capital के केस में the capital account can never have a negative balance. Current account can have a negative balance. Negative balance means a debit balance. But in case of fluctuating capital account can have a negative balance. Because आप सोचो, can I say that fluctuating capital is equal to summation of fixed capital plus partners current account? Because fluctuating capital में आप सब कुछ डाल रहे हैं और वही फिक्स कैपिटल की सिस्टम के केस में आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं। ठीक है, वही फिक्स्ड कैपिटल के केस में आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ध्यान से सुनो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सॉरी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस का पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस। बट दोनों अलग अलग सिस्टम है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम अलग है, डिफरेंट है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम डिफरेंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें पार्टनर्स का बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ए टू जेड वन सिंगल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होता है इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, two separate accounts are maintained. One is partners capital account, the other is partners current account. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज होने का केवल दो ही रीजन हो सकता है, when the partner introduces further capital and number two, when the partner withdraws capital from the business permanently. So his partner is taking out his investment. So ये दो जो चेंजेस होते हैं वो काफी लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। तो एज सच कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हर साल सेम अमाउंट का रहता है, फिक्स्ड होता है, बिकॉज ये दो चेंज का रीजन बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है, या नहीं भी होता है या बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है। तो हर साल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहता है, इसलिए फिक्स्ड। एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज अ चालू खाता, चलता खाता ऑफ पार्टनर विद द बिजनेस। तो पार्टनर और बिजनेस के बीच में हर साल रेगुलर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे ड्राइंग्स का हो गया, अकाउंटिंग ईयर के एंड में अप्रोप्रिएशंस का हो गया, वो सारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएंगे। सो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव बैलेंस because a partner cannot withdraw his capital more than what he has invested. But a partner's current account is a chalu khata can have a negative balance, that is a debit balance. The way banks may we have a current account and that current account can have a negative balance. The same way make partner's current account can also have a negative balance. Clear? But fluctuating capital system may the capital accounts can have a negative balance. ठीक है, तो दोनों अलग अलग सिस्टम है, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में जो कैपिटल अकाउंट अपने मेंटेन कर रहे हैं उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है दैट विल बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में जो अपने पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उन दोनों का बैलेंस का सम टोटल से इक्वल होगा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। ओके,
डेबिट साइड, सॉरी एसेट साइड। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस अपने किधर शो करेंगे? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। Partners current account, negative balance means debit balance. In the balance sheet, it will be shown on the asset side. Hmm? I didn't get your question. चलो illustration 5 में आ जाओ। illustration 5, ठीक है। illustration 5 में what are we supposed to do? क्या पूछे? We need to calculate profit sharing ratio निकालना है, interest on capital निकालना है, interest on drawings निकालना है। तो तीन चीज निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। अच्छा, you're asking fluctuating capital system if capital account has a negative balance. Same rule. Asset side में आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है। Obviously, given will given in the question. A and B are partners of sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. A and B are partners. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. यानी पहले अपने को ए एंड बी का इफेक्टिव कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में जो इफेक्टिव कैपिटल होगा, दोनों के बीच में जो इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो होगा, वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, चलो। सो दे हैड रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 60,000 respectively in their capital accounts as on 1st Jan 2022. 1st Jan 2022 is the opening date. So 1st Jan 2022, which is the opening date, A capital account has a balance of opening balance of 1 lakh. B's capital has an opening balance of rupees 60,000. ठीक है, ready to start? Okay. A introduced a further capital of rupees 10,000 on 1st April 2022. So A ने further capital कब इंट्रोड्यूस किया है? 1st April 2022। कितने का? 10,000 का। तो 1st April 2022 से पहले ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 1 लाख। यानी जनवरी में 1 लाख, फेब्रुवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख। सो दिस 1 लाख का कैपिटल was in effect for 3 months. Was in effect for 3 months. Was in effect for 3 months. 3 months till 31st March. Then on 1st April 2022, A introduced a further capital of rupees 10,000. So the capital account balance became 1,10,000. 1,10,000. So 1st April onwards, capital account balance is 1,10,000. And another rupees 5,000 on 1st July 2022. Another rupees 5,000. So A introduced a further capital of another rupees 5,000 on 1st July 2022. यानी 1st July 2022 से पहले till 30th June, A capital account का balance was 1,10,000. So 1,10,000 in April, May and June.
So this 1,10,000 was effective for how many months? 3 months. 3 months. Okay. Okay. Was effective for 3 months. Then 1st July 2022 को A introduced further capital of rupees 5,000 and the capital account balance become 1,15,000 on and from 1st July 2022. Then on 30th September, A withdrew rupees 40,000. यानी 30th September को ए ने 40,000 निकाला, बट उससे पहले ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 1,15,000। कितने महीने के लिए? जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर, बिकॉज ये विड्रॉवल 30th सितंबर को है, यानी सितंबर पूरा महीना 1,15,000 का बैलेंस रहा था। सो 1,15,000 का बैलेंस वॉज फॉर जुलाई अगस्त सितंबर 3 months. So plus 1,15,000 into 3. Okay. Then 30th September को क्या हुआ? A withdrew rupees 40,000. So the capital account balance become how much? 75,000. The 75,000 capital account balance of A on and from 30th September. And इसके बाद और कोई information नहीं दिया हुआ, यानी it was till year end. Year end means till 31st December. So October, November, December, 3 months के लिए the capital account balance was rupees 75,000 into 3. ठीक है, 75,000 into 3. So tell me what is amount of effective capital of A? निकाल के दो. So 1 lakh into 3 you're not doing. 1 lakh into 3 plus, so 1 lakh into 3 is 3 lakh plus 3,30,000 plus 1,15,000 into 3 is how much? 3 lakh. बोलो 3,45,000 ऐड करो, कितना आ रहा है? 3 lakh 75,000 into 3 is how much? 12,25,000. So total is coming to rupees 12 lakhs. So this is amount of effective capital. This is not the amount of capital account balance. Capital account balance is 75,000. 31st December 2022 को ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 75,000 का है. तो ये 12 लाख क्या है? दिस 12 लाख इज इफेक्टिव कैपिटल. इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? पूरे साल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में जब जब कैपिटल चेंज हुआ है, ठीक है, तो जब जब कैपिटल चेंज हुआ है तो वो कैपिटल कितने मंथ्स के लिए इफेक्टिव था, उतने नंबर ऑफ मंथ्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, करके पूरे साल का हम इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे. पूरे साल में कितना महीना होता है? 12 मंथ्स होता है. तो देखो इधर में 1 lakh was effective for 3 months, 1,10,000 for another 3 months, 1,15,000 for another next 3 months, and 75,000 for the remaining 3 months. So 3 plus 3 plus 3 is 12. So effective capital का मतलब क्या? पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर जब भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है तो वो कितने मंथ्स के लिए इफेक्टिव था, यानी कितने मंथ्स और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेंटेन्ड रहा, into that many number of months.
So this we need to do for the entire year. तो करके अपने ऐड करके निकालेंगे, ठीक है। नाउ बी के केस में यू कैलकुलेट से प्रॉपर्ली। B's opening capital account balance is 60,000. Okay. So on 1st July 2022, B introduced further capital of rupees 30,000. To tell me, 30,000 से पहले B's capital account has a balance of rupees 60,000. So this was till 30th June. 30th June means January to June is 6 months. तो 60,000 capital account का balance was effective for 6 months. Then on 1st July 2022, B introduced further capital of rupees 30,000. So the capital account balance became 90,000, and this 90,000 was in effect for how many months? Remaining 6 months. So 90,000 into 6. तो अपने को नंबर ऑफ मंथ्स 12 होना चाहिए, ठीक है। यानी पूरे साल का अपने को इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। हाउ मच? 9 lakhs. बट अगर मेरे को कोई पूछेगा, टेल मी द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ बी ऑन 31st December 2020, 90,000 is the capital account balance. But if someone asks me effective capital for the year 2022, it is 9 lakh. How? 60,000 was effective for 6 months, 90,000 was effective for remaining 6 months. So the effective capital for 12 months, 6 plus 6 is 12. तो हम लोग दोनों multiplications को ऐड कर रहे हैं, 60,000 into 6 plus 90,000 into 6 is 9 lakh. ठीक है. So B's effective capital is 9 lakh and A's effective capital is 12 lakh. So what is the ratio of their effective capital? 12:9. Reduce the ratio. It is 4:3. So what is the profit sharing ratio between A and B? Profit sharing ratio between A and B is 4:3. Okay. You should maintain notes. ठीक है. Maintain notes. अब so question का first requirement is answered. Profit sharing ratio is 4:3. The second requirement is interest on capital. ठीक है. अब ध्यान से सुनो. ए के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या दिया हुआ है? 12% पर एनम. नाउ पे अटेंशन, 12% पर एनम. तो ए के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें? ना, ए के केस में 1 लाख का कैपिटल वाज मेंटेन्ड फॉर 3 मंथ्स. तो 1 लाख के ऊपर में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. Then 1,10,000 का capital account balance was maintained for 3 months, next 3 months. So 1,10,000 पर 3 months का interest. Agreed. 1,15,000 capital account balance was maintained for next 3 months. So 1,15,000 पर 3 months का interest.
देन लास्ट में 75,000 फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, रिमेनिंग 3 मंथ्स पर 75,000 पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो देखना अभी क्या हो रहा है। हाँ? क्या हो रहा है, 1 लाख के ऊपर में 12% के हिसाब से, देखो बोर्ड में 1 लाख के ऊपर में 12% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 1,10,000 के ऊपर में 12% के हिसाब से नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होते, 1,15,000 पर 12% के हिसाब से नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, एंड 75,000 पर 12% के हिसाब से रिमेनिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। अभी देखो अपने क्या कर सकते हैं, 12%, 12%, 12% को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाई 12, ही सेइंग बाई 12 को भी अपने कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट्स में क्या आएगा, 1 लाख इंटू 3 प्लस 1,10,000 इंटू 3 प्लस 1,15,000 इंटू 3 प्लस 75,000 इंटू 3 इंटू 12% इंटू 1/12। करेक्ट। ब्रैकेट्स में जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, इफेक्टिव कैपिटल। ब्रैकेट्स में क्या दिखाई दे रहा है, 12 लाख दिखाई दे रहा है, विच इज इफेक्टिव कैपिटल इंटू 12% इंटू 1/12। यानी अपने क्या कंक्लूजन निकाला, हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला, अगर किसी क्वेश्चन में हमें इफेक्टिव कैपिटल दिया हुआ होता है या हम इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेते हैं, देन इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या फॉर्मूला बन सकता है। देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी इक्वल टू इफेक्टिव कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू 1/12। So when effective capital is given in the question, or we have calculated effective capital, then in that case interest on capital will be 1 month का interest on that effective capital. Interest on capital will be 1 month का interest on that effective capital. So interest on capital is equal to effective capital into 12% rate of interest into 1/12 means 1 month का interest. Because इसमें आपने months का factor को consider कर लिया है। समझ में आया? तो इसमें ऑलरेडी मंथ्स का फैक्टर को आपने कंसिडर कर लिया। इफेक्टिव कैपिटल में ऑलरेडी मंथ्स, मतलब आपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को वो जितने मंथ्स के लिए इफेक्टिव था उतने नंबर ऑफ मंथ्स का आपने वेट से साइन कर दिया है दैट कैपिटल अकाउंट को बैलेंस। जैसे आई एक्सप्लेन, जैसे 1 लाख का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वाज मेंटेन फॉर 3 मंथ्स, तो इंटू 3 करने से क्या किया आपने, उसको 3 मंथ्स का वेट से साइन कर दिया, बिकॉज इट वाज इफेक्टिव फॉर 3 मंथ्स, यानी उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, वेटेज 3 मंथ्स का था। तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जितना, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जितने मंथ्स के लिए इफेक्टिव था उतने मंथ्स का आप मल्टीप्लाई करके आपने उतने मंथ्स जितना वेट्स आपने असाइन कर दिया उसको।
समझ में आ रहा है? So when effective capital is given in the question, or when we have calculated effective capital, then interest on capital is equal to effective capital into rate of interest into 1/12. कंसेप्ट अगर कोई मेरे को पूछता तो मैं क्या बोलूंगा? इफेक्टिव कैपिटल पर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालो। वाई 1 मंथ का इंटरेस्ट? बिकॉज आपने पूरे 12 महीने का वेट्स असाइन कर दिया है। इफेक्टिव कैपिटल में मंथ्स का काम हो गया है, टाइम पीरियड कंसिडर हो चुका है। समझ में आया? जस्ट एक थोड़ा सा एक हाल एक कंसेप्ट अपने डिस्कस कर, थोड़ा डाइजेस्ट करने को। मेरे को कोई मेरे से पूछता है कि टेल मी व्हाट इज अ वेटेड एवरेज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सिंपली क्या करेंगे, आपने वेट्स कितना कितना साइन किया? 3 3 3 3 3। summation of the weights is 12, by default has to be 12, so effective capital by 12 is weighted average capital. What is weighted average? Summation wx by summation w. Here w is what? Number of months. X is capital account का balance, because अपने को weighted average capital account का balance का निकालना है, जिसमें अपने weights months को assign किया। Summation w is summation months, which is by default has to be 12. The effective capital by 12 is weighted average capital. तो इसका अगर मैं वेटेड एवरेज कैपिटल निकालू तो कितना आएगा? 12 लाख बाय 12 इज 1 लाख ए का, यानी 1 लाख पर आप 12% निकालो तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। मतलब बेसिकली वी आर जस्ट प्लेइंग विद द नंबर्स। ठीक है, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द नंबर्स, नॉट टू कंफ्यूज, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। सो इफेक्टिव कैपिटल इनटू 1/12 इज व्हाट? वेटेड एवरेज कैपिटल। Effective capital into 1/12 is effective capital by 12, which is weighted average capital. तो सिंपली वेटेड एवरेज कैपिटल इंटू 12% पूरे साल का इंटरेस्ट। वेटेड एवरेज कैपिटल कितना आया? 1 लाख आया, यानी 1 लाख का कैपिटल इज वेटेड एवरेज। एवरेज मींस व्हाट? पूरे साल ऑन एन एवरेज बेसिस 1 लाख का कैपिटल वाज मेंटेन्ड। तो 1 लाख पर आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख इंटू 12% पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। वी आर यूजिंग कंसेप्ट्स। एवरेज मींस व्हाट? समांतर रूप से ऑन एन एवरेज बेसिस पूरे साल जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेंटेन रहा, मीन वैल्यू, करेक्ट। तो पूरे साल 1 लाख का कैपिटल मेंटेन रहा, उसके ऊपर गया कभी नीचे गया, बट ऊपर गया नीचे गया, बट ऑन एन एवरेज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वाज मेंटेन्ड ऑफ रुपीज 1 लाख थ्रू आउट द ईयर। तो अगर मेरे को इंटरेस्ट इन कैपिटल फॉर द ईयर निकालना है तो उस वेटेड एवरेज कैपिटल को आप सिंपली इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12% करके पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सब कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी हो सकता है कि हम लोग इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व करते टाइम यूज नहीं करें, बट लॉन्ग रन में अगर मैं आपको आज एक कंसेप्ट, एक नॉलेज दे रहा हूं, तो अपना माइंड ऐसा नहीं कि अपने कोई भी चीज अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सुनते तो वो सेट हो जाता। तो जब भी फ्यूचर में आपको ऐसा कोई सिमिलर नॉलेज का यूज करना पड़ा तो यू विल बी कंफर्टेबल। तो यही तो है ब्यूटी ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, बिकॉज यू गेट टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट। आई डोंट से स्टडी, स्टडी इज मैकेनिकल, ठीक है। वी गेट टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट इन डेप्थ। सो इफेक्टिव कैपिटल इनटू 12, समझ में आया? फंडास क्लियर है? अब नेक्स्ट बी के केस में, बी के केस में आ जाओ। हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर बी? 9 लाख। अब एकदम सिंपल हो गया, अब अपने को ये मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो द ट्रिक, वी नो द हैक। इफेक्टिव कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 करने से ही आ जाएगा।
कितना आ रहा है? करेक्ट 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 करेक्ट, 9,000 आया। एंड इंटरेस्ट इन कैपिटल ए का कितना आया था? 12,000। इससे एक और कंक्लूजन निकाले। अगर सपोज इंटरव्यू में एक जन आपसे पूछ लेता है कि शाइन टेल मी, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो इज 12:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल? 12:9, हैज टू बी 12:9, 12:9 हैज टू बी 12:9, बिकॉज ये 12%, 1/12, 1/12 कॉमन है, तो इट हैज टू बी ए का इफेक्टिव कैपिटल बाय बी का इफेक्टिव कैपिटल। सो 12/9, 4:3। यानी सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है and I do not know what is the ratio of effective, I do not know how to calculate effective capital, but yes, I know how to calculate interest, because interest तो अपने ये नॉर्मल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये वाला मेथड, सॉरी ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपने ये वाला नॉर्मल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो अपने नॉर्मली कर ही सकते हैं, अपने को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है। तो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया एंड वी सपोज डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, बट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लाइक कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम नॉर्मल तरीके से ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा 12,000 और 9,000 का अमाउंट आ जाता, ठीक है, 12,000 और 9,000 का अमाउंट आ जाता। तो अगर इंटरेस्ट, तो इसका मतलब समझ में आया ना, 12,000 9,000 का अमाउंट आता। तो जो इंटरेस्ट इन कैपिटल का रेशियो है वही मेरा इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो है, 12:9। इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो भी 12:9 होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 12:9 होगा, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। बट मेरे को इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। बट एक बार किसी ने मेरे को कहीं बोला था, या बस मैंने कहीं सुना था कि इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल वे में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे। बट वो नॉलेज पॉइंट जो मेरे को मिला था कहीं किसी से कि इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी, ये मैंने जस्ट सुना था। आई यूज दैट नॉलेज, इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, which is my profit sharing ratio in case of this sum, because your profit sharing ratio is on the ratio of the effective capital. हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से भी निकाल सकते। अच्छा, now listen to my question. It is an acid test. एसिड टेस्ट मतलब क्या? दूध का दूध, पानी का पानी। दूध में जब यू पोर सिट्रिक एसिड तो छेना बन के आता था, समझ में आता था दूध तो कितना है, पानी कितना है। सो नाउ एसिड टेस्ट question, acid test question is, just now we have understood that ratio of interest on capital is also the ratio of effective capital. The reason is very simple to understand, because interest on capital is equal to effective capital into rate of interest into 1/12. तो ए और बी दोनों का ऐसे निकलेगा, तो 12%, 12%, 1/12, 1/12 काटा कट जाएगा, तो बचेगा इफेक्टिव कैपिटल बाई इफेक्टिव कैपिटल। So ratio of interest on capital is same as ratio of effective capital. This we have understood. Logic is also clear. Now my question to you is, can I say that interest on capital का रेशियो इज सेम एज कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का रेशियो? आंसर इज नो।
इंटरेस्ट एंड कैपिटल का रेशियो कैन नॉट बी कैपिटल अकाउंट बैलेंस का रेशियो, बिकॉज अब देखो ना, ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 75,000 एंड बी का कितना है 90,000। सो अभी जस्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो इज नॉट सेम एज कैपिटल अकाउंट बैलेंस का रेशियो। कैपिटल अकाउंट बैलेंस का रेशियो, बिकॉज ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 75,000 है एंड बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 90,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो इज नॉट सेम एज कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का रेशियो। बट another asset test question, tell me one such circumstances, tell me one such situation, if you are a professional student by heart, you will be able to answer me this question. Okay, my question to you is, tell me one such circumstances, one such situation when this statement will be true, may be true. Which statement? कि interest on capital का ratio is also the same as capital account के balance का ratio. Under what circumstance? Framing में गलती हो रहा है. Exactly, when there is no change in capital. यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो डे वन में था वो लास्ट डे में भी सेम रहता है, यानी पूरे साल, वो ये बोलने चाह रहा था पूरे साल अगर मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहता है, डिफेक्टिव कैपिटल, समझ में आ रहा है ना, पूरे साल में अगर मेरा सेम अमाउंट का कैपिटल बैलेंस मेंटेन होता है, देन इन दैट केस दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल का रेशियो इज द सेम एज कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का रेशियो ओनली व्हेन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज सेम, देयर इज नो चेंज फॉर ऑल द पार्टनर्स थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, समझ में आया? ओके, सो इंटरेस्ट एंड कैपिटल डन. अभी नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में अपने को काफी कुछ डिस्कस करना है. देखो इस क्वेश्चन का तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने लोग तुरंत निकालकर सॉल्व कर लेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर में एक डिटेल में अपने को डिस्कशन करना है, तो वो डिस्कशन अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे, नॉट फॉर टुडे. ठीक है, नो देर इज अ, हाँ करेक्ट, तो वो डिस्कशंस विथ प्रूफ, डिस्कशन देखो डेफिनेटली मैं कर लेता, बट उसके लिए मेरे को प्रूफ देने के लिए टाइम चाहिए, बिकॉज दिस मैं बता दूं कि ऐसे इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, बट मेरे को ना, जैसे मैंने इस तरीके से आपको मैथ्स वाला प्रूफ दिया ना, ठीक है चलो करते हैं फिर. ठीक है, स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर आज ही कर लो, तो आज ही इसको करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में बेसिकली अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फॉर रेगुलर ड्राइंग्स. रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि पार्टनर जो ड्राइंग्स करते हैं ना, पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं वो ड्राइंग्स का अमाउंट हर महीने सेम है, एंड हर महीने जिस पॉइंट ऑफ टाइम में उन लोग ड्राइंग्स करते हैं
that point of time is also same. That is called as regular drawings. यानी रेगुलर ड्राइंग्स के दो फीचर्स है, सेम same amount of drawings every month. You're not writing anything, but second time I'm telling. But today is Wednesday, not Friday. So same amount of drawings every month. ठीक है? Same point of drawings at same point of time. Drawings at same point of time every month. हाँ, ये मंथ की जगह एवरी क्वार्टर हो सकता है, एवरी हाफ ईयर हो सकता है. समझ में आया ना? क्लियर? ठीक है. सो सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स या तो एवरी मंथ होगा, या एवरी क्वार्टर होगा, या एवरी हाफ ईयर होगा, या ईयर में वन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई ड्राइंग्स होगा. एंड ड्राइंग्स का सेम पॉइंट ऑफ टाइम होगा. एवरी मंथ एक ही तारीख को ड्रॉ करता है, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, या फिर एवरी क्वार्टर या फिर एवरी हाफ ईयर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ए ड्रॉज रुपीज 1000 every month at the beginning of each month. यानी वो हर महीने की एक तारीख को 1000 रुपया ड्रॉ करता है, बिकॉज पार्टनर ए को पता है कि उसका घर का खर्चा कितना लगता है. तो क्या करता है, हर महीने एक तारीख को इतना एक सर्टेन एक पर्टिकुलर अमाउंट बिजनेस में से ड्रॉ कर लेता है. ठीक है? सो दिस इज वन टाइप ऑफ रेगुलर ड्रॉइंग्स. देन ऐसा भी हो सकता है, सपोज पार्टनर बी ड्रॉज रुपीज 1500 every month in the middle of each month. यानी हर महीने की 15 तारीख को वो 1500 ड्रॉ करता है, नॉट विड्रॉ, ड्रॉ करता है. एंड पार्टनर सी ड्रॉज रुपीज 1200 every month at the end of each month. यानी हर महीने की आखिरी तारीख को वो ड्रॉ करता है. These are all different types of regular drawings. और क्या एग्जांपल्स हो? तब क्वार्टर में आ जाओ. सो पार्टनर ए may draw rupees 5000 every quarter at the beginning of each quarter. Beginning of each quarter means 1st April, 1st July, 1st October, 1st January. Huh? Quarter means 1/4. Year has 12 months, so 12 ka 1/4 is 3 months. So every 3 months is one quarter. So if we start from April, May, June is one quarter. So beginning of that quarter is 1st April. The second quarter is July, August, September. This is one quarter. So beginning is 1st July. The next is October, November, December. Beginning is, this is another quarter. Third quarter. So beginning is 1st October. Then last quarter,
fourth quarter, January, February, March. So 1st January is the beginning of this quarter. If financial year is followed as the accounting year, if calendar year is follows as the accounting year, calendar year, then the first quarter is January, February, March. Second quarter is April, May, June. Third quarter is July, August, September, and fourth quarter is October, November, December. And beginning means the first day of the quarter. ठीक है? So first day of the quarter हो गया. And then at the end of each quarter. So if financial year is followed as the accounting year, then 30th June, 30th September, 31st December, and 31st March. In the middle of each quarter, 15th May, then 15th August, then 15th November, then 15th February. Clear? And then half yearly, if I talk about, half yearly means 6 months का set. Financial year है तो April to September, October to March. So April to September, 1/2 year, October to March, the next half year. So beginning of each half year, 1st April and 1st October. End of each half year, 30th September and 31st March. Middle of each half year बोलो. Middle of each half year, 1st July and बोलो 1st January. 30th June or 1st July, 31st December or 1st January. Middle of each half year. समझ में आ रहा है? So when same amount of drawings are made on a regular basis at the same point of time in every month or in every quarter or in every half year, they are called regular drawings. And there is a particular formula which help us to calculate interest on drawings in these type of regular drawings. Okay, so there is a particular formula, very easy formula. Okay, so very easy formula, but पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे. कैसे? हम लोग पहले रेगुलर वे में जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, रेगुलर वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे इन ईच एंड एवरी केस, एंड देन वी शैल कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्मूला. सो फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखना है. कैसे? पहले रेगुलर वे में जैसे अभी अपने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे पहले करेक्ट सिंपल इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे सीखेंगे, एंड देन we'll take out that formula. ठीक है, तो इट्स अ बिग टास्क. ठीक है, सो एक सेपरेट क्लास में इसको अपने करेंगे, तो एक ही क्लास में शुरू करेंगे और उसी क्लास में इसको खत्म करेंगे. इट शुड नॉट बी इन 2 सेपरेट क्लासेस. तो आज सब जन बोले थे कि कंटिन्यू करना, तो मैंने बता दे क्या है, तो इसको अब एक सिंगल क्लास में ही टेकअप करने से सही रहेगा, है ना? ठीक है, ओके देन. समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? चलो देन आज के लिए इतना. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय.